आज इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है और वो प्रोग्राम ये है कि आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशंस है उन कंपटीशन एग्जामिनेशंस में एक सब्जेक्ट जिसे आप लोग जनरल साइंस कहते हैं, सामान्य विज्ञान के नाम से जानते हैं, और उस सामान्य विज्ञान के हर कंपटीशन में जनरली क्वेश्चंस आपके आते हैं। आप लोग उन क्वेश्चंस को जब हैंडल करते हैं तो कई बार तो ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन फिर भी भागम भाग में वो क्वेश्चंस गलत हो ही जाते हैं। अब उसके कई कारण हैं। हो सकता है अब हम लोगों ने जो प्रिपेयर किया था वो सही तरीके से नहीं किया होगा, या वहाँ की जो एग्ज़ाम हॉल की जो टेंशन होती है उसकी वजह से, कोई बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, मेरे साथियों, मित्रों और जो मेरे कोवर्कर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं साथ, उन सब के कहने पर और उनकी एडवाइस या सजेशन जो भी आप लोग समझे, उसी के बेस पर उन्होंने कहा, उसको मानते हुए कि मैंने जनरल साइंस की क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए मुझे। और आपकी जो इसके रिगार्डिंग जो आपकी बातें हैं वो मुझे अच्छी लगी कि मुझे जनरल साइंस की क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर मेरे यूट्यूब चैनल एबी साइंस जो है, एबी साइंस जो यूट्यूब चैनल है उस पे मैं जनरल साइंस की क्लासेज भी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जो मेरे सब्जेक्ट्स की जो क्लासेज हैं वो भी साथ चलेगी। 11th-12th फाउंडेशंस की क्लासेज भी साथ में चलेंगी, कंटिन्यूस रहेंगी। लेकिन जनरल साइंस का भी मैं एक प्लेलिस्ट बनाना चाह रहा हूँ उनके लोगों के कहने पर, मेरे साथ वाले लोगों के कहने पर। सो प्लीज़ आप लोग जो ये वीडियो बन रहे हैं जनरल साइंस के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत काम में आने वाले हैं जो फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम देंगे, रीट का टीचर्स के लिए, एंड पटवार भर्ती परीक्षा जो है उसके लिए, राजस्थान पुलिस है, आर्मी है, ये जितनी भी जो कंपटीशन एग्जामिनेशंस होती हैं फॉर द जॉब रिक्रूटमेंट्स, मतलब कि नौकरियों के लिए जितनी भी, उनमें जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम लोग कंप्लीटली डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि मैं कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाऊंगा, जैसे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कोचिंग्स में जो चलते हैं शॉर्टकट तरीके हैं, क्योंकि हो सकता है आप शॉर्टकट तरीके से आप लोग बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे सकें, डोंट माइंड, बट मेरे पास शॉर्टकट तरीका नहीं है। मेरे पास आपको बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, एक एक चीज़, और क्वेश्चंस गलत होने के जो आसार हैं वो एकदम फिनिश कर देंगे। क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, आप हर क्वेश्चंस को करेक्ट करके चलेंगे तो अच्छे से अच्छे बेस बनाकर, एक सॉलिड बेस बनाकर हम लोग जनरल साइंस को पढ़ेंगे। तो चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। पहले तो छोटा सा एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको कि जनरल साइंस और साइंस में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोगों को मतलब कि ये कन्फ्यूजन रहता है कि साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, मैं कभी फेस ही नहीं किया, मैंने कभी ट्रबल फेस नहीं हुई कि साइंस में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई होगी, आपको भी नहीं होगी। लेकिन हमको इसको देखने का जो तरीका है, पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए हमको थोड़ा सा कई बार डिफ़िकल्टी फील होती है, या हम लोग उसको ट्रबल से सफ़र करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमको ये समझना है कि साइंस क्या है और जनरल साइंस क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। नाक हर व्यक्ति की होती है, सिंगल होती है, एक नाक होती है, नॉर्मल बात है, कॉमन बात है, जनरल बात है। अगर नाक 2 हो तो कुछ स्पेसिफिक बात हो, कान 4 हो तो कुछ स्पेसिफिक बात हो। ठीक है, तो जनरल साइंस केवल उस एक नाक की तरह है। अगर सिंगल नाक है, सिंगल नोज है आपके पास, तो जनरल बात है। तो हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे जनरल साइंस में, जो दिन भर में या आपकी डेली रूटीन में या डेली लाइफ में जो जो मतलब चीज़ें से, वस्तुओं से या पदार्थों से, कुछ भी कह लें आप लोग उनको, जिनसे आप लोग क्या करते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं, और वो आपके क्या काम में आते हैं, किस तरीके से काम में आते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका बनना कैसे हुआ, वो सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जनरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर हर कंपटीशन एग्जाम में लिखा हुआ होता है। आप कोई भी सिलेबस उठा के देख लीजिए, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप, सेकंड ग्रेड आपका एसीएफ का जो एग्जाम जो होने वाला है, असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वर, उसका जो एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर रीट, पटवार, कोई सा भी एग्जाम, हर एग्जाम के अंदर एक टॉपिक सबसे पहला लिखा होता है दैनिक जीवन में विज्ञान। पहला ही विषय यही होता है, दैनिक जीवन में विज्ञान। क्या जो दैनिक जीवन में विज्ञान है, कहाँ कहाँ आपके डेली लाइफ में रोजाना के जो
कार्यक्रम है वहां कहाँ कहाँ साइंस टकराती है आपके, कहाँ कहाँ साइंस टकराती है आपके, कहाँ कहाँ आप साइंस को फील करते हैं। हालांकि हम लोग यूटिलाइज करते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन सोचता कौन है, सोचे कौन, क्या करना है। दूध मिला आपको, दूध के ऊपर भी साइंस है, लेकिन कौन सोचे, पीने से मतलब है हमको, हम पियेंगे तब हमारे वो काम में आएगा। साइंस से हमें क्या लेना देना उससे, है ना। तो साइंस जो है वो एक हर विषय वस्तु में घुसी हुई है, हर जगह साइंस घुसी हुई है। हम लोग इसी चीज को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ साइंस आती है। आप सुबह उठते हैं, उठने से लेकर रात को सोते हैं, उस दरमियान आप कई प्रकार की विषय वस्तु या वस्तुओं से या पदार्थों से आप लोग सामना करते हैं। ठीक है, आज हम लोग उन्हीं पदार्थों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है परमाणु या पदार्थ, ऐसे मान लीजिए। पहले मैं पदार्थ के ऊपर आता हूं, पदार्थ क्या है। ठीक है, पहला टॉपिक अपना क्या है, पदार्थ। मैटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, मैटर। एक सिंपल सी परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी तीसरी क्लास के अंदर, कि जो कोई स्थान घेरता है उसको आप क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज है जो स्थान घेरती है। मैंने ये पेन रख दिया, इसने कुछ जगह ऑक्यूपाई की है, कुछ जगह घेरी है, उसको आप क्या कह रहे हैं, पदार्थ कह रहे हैं। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, बस सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है कि कोई भी जो स्थान घेरता है वो पदार्थ है। वो चाहे सजीव है कि निर्जीव है, वो एक तरफ है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो जगह घेरता है वो पदार्थ है। और जनरली आपने पदार्थ के 3 रूप पढ़े हैं। कितने रूप पढ़े हैं, 3 रूप आपने देखे हैं। ठीक है, पहला रूप क्या है, ठोस है, दूसरा रूप क्या है, द्रव है, तीसरा रूप क्या है, गैस है। मैंने आपको शुरुआत में बोला था मैं जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ, जनरल डिस्कशन करूंगा, ज्यादा डीप में आपको नहीं लेके जाऊंगा। जो ज्यादा डीप में अगर आप लोग गए तो फिर तो मामला गड़बड़ हो गया, है ना। हमको जनरल साइंस के संदर्भ में ही समझना है इसको। ठीक है, पहला रूप ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठीक है, वैसे 5 अवस्थाएं होती है इसकी। एक अवस्था और होती है प्लाज्मा, और एक और होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिनके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। जब अपना अगले वीडियोस आएंगे उन वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसके और रूप भी हैं। जनरल बात करें हम लोग, 3 रूप हैं। ठीक है, अब पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या है, पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप है। क्या है, या सूक्ष्मतम कण कह दें आप इसको, क्या कह दें, रूप कह दें या कण कह दें, वो क्या है, परमाणु है। डेमोक्रिटियस और ल्यूसिपियस, कौन, नाम लिख देता हूं बोर्ड पर, डेमोक्रिटियस और ल्यूसिपियस, 2 साइंटिस्ट है यूनानी। इन साइंटिस्ट ने इसको एटम कहा था शुरुआत में, क्या कहा था। और आपके भारत के महर्षि कणाद साहब ने इनको, जो महर्षि थे, बड़े विद्वान थे, इन्होंने इसको क्या कहा, परमाणु कहा। क्या कहा, परमाणु कहा था। इनके ऊपर बाद में आएंगे, चर्चा करेंगे। देखिए आप लोग इधर, मैंने आपको बोला परमाणु सूक्ष्मतम रूप है किसी भी पदार्थ का या कण है। ठीक है, ये अविभाज्य होता है अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन ने बोला था कि ये अविभाज्य होता है। बाद में क्या हुआ था वो बाद की घटना है। अभी देखिए, अभी अविभाज्य तक रहिए आप लोग। परमाणु जो है वो क्या है, पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप है। ठीक है, उसको आपने क्या बोला, परमाणु बोला। क्या बोला, अगला देखिए, परमाणु जब समान परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, एक जैसे, ठीक है, एक जैसे परमाणु जब आपस में जुड़ जाते हैं या मिल जाते हैं, तब उसको आप क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या आप उसको क्या बोलते हैं, अणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉरी, तत्व बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, तत्व, यानी कि किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। ये किसी भी पदार्थ का क्या है, शुद्धतम रूप है। क्या है, शुद्धतम रूप होता है किसी भी पदार्थ का। और ये क्या, इस तत्व में क्या होता है, एक समान परमाणु होते हैं। ये बात समझने वाली है। कैसे परमाणु होते हैं, एक समान परमाणु से मिलकर बना होता है, उसको तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, तत्व हैं। और अभी तक 118 तत्व, कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। आप सुनिए बात को, मैंने आपको पदार्थ बताया। पदार्थ कोई भी जो स्थान घेरता है, सामान्य रूप से मैंने 3 अवस्थाएं बताई,
ठोस, द्रव और गैस बताया। इसका सूक्ष्म तो जो रूप है वो परमाणु है। क्या है? परमाणु है। आगे चलते हैं हम लोग। जब तत्व आपस में जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं? जब तत्व आपस में जुड़ते हैं, तत्वों से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। क्या बनता है? अणु, या इसको आप क्या कहते हैं बेटा? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब अणु और यौगिक क्या होता है? किसे आप यौगिक या अणु कहेंगे? बहुत सारी चीजें आपके सामने। आपने सुबह पानी पिया, पिया ना? यही होगा, दिन भर पानी पीते ही रहते हैं आप लोग। अब वो क्या है? यौगिक है, पदार्थ है, या मिश्रण है? क्या है? तो यौगिक किसे कहेंगे हम लोग? उसको जैसे द्रव है, द्रव के रूप में ले सकते हैं कि द्रव्य अवस्था है पदार्थ की, जो पानी है। लेकिन वो है क्या? उसको आप यौगिक कह रहे हैं, तत्व कह रहे हैं। तत्व क्यों नहीं कह रहे? तत्व क्यों नहीं कह रहे? मैंने अभी आपको तत्व बोला, शुद्धतम रूप और एक समान परमाणु। तो पानी एक समान परमाणु से मिलकर बना हुआ है नहीं। पानी में दो प्रकार के परमाणु मिलकर या तत्व जुड़ एच तत्व मिले होते हैं। H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। क्या, कौन सा रासायनिक सूत्र होता है? H2O होता है। जिसके अंदर कहने का मतलब हो गया हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है ना? तो ये तत्व तो नहीं हो सकता। फिर क्या है? यौगिक। अब तो फिर यौगिक क्यों कह रहे हैं इसको? मैं आपको बताता हूं यौगिक क्यों कहते हैं, या यौगिक क्या होता है। यौगिक मतलब एक से अधिक तत्वों के, किससे? एक से अधिक तत्वों के निश्चित, किसमें बेटा? निश्चित अनुपात। याद रखें इस लाइन को, इस वर्ड को याद रखना। कंपटीशन में के क्वेश्चंस में केवल वर्डिंग का खेल होता है। वहां वर्डिंग अगर समझ में आई तो क्वेश्चन का आंसर सही होगा। अगर वर्डिंग नहीं समझ में आई तो आंसर आप सही नहीं कर पाएंगे। यहां मैंने बोला निश्चित अनुपात में जुड़ने से या मिलने से क्या होता है? जो पदार्थ बनता है उसे आप क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। देखिए आप लोग, बहुत सिंपल सा तरीका उदाहरण बताता हूं। H2, हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है लगभग 1, कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। क्या है? AMU है, U है, जो भी है वो यूनिट बाद में देखेंगे हम लोग। एक है। यहां पर हाइड्रोजन के कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं, तो 2 हो गया। और इसके कितने तत्व हैं? 32। 2, इसका तत्व कितना है? सॉरी 1। तो इसका कितना परमाणु भार लोगे आप? 1। अब इसको आप सरल रूप में काटोगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 1:8 होगा हमेशा ही। अब इस पानी को आप चाहे जर्मनी में पी लें, चाहे अमेरिका में पी लें, चाहे भारत में पी लें, चाहे मेरी वाली ढाणी में पी लें, बराबर अनुपात मिलेगा आपको इसमें, पानी के अंदर ऑक्सीजन का और किसका? हाइड्रोजन का। क्लियर? 1:8 होता है। तो मैंने आपको बताया यौगिक क्या है। यौगिक जिसके अंदर तत्वों का जो संयोजन है वो एक निश्चित अनुपात में होता है। दिस वर्डिंग इज अ मेजर फैक्टर डिफाइन अबाउट द कंपाउंड। ठीक है? अगर आपको यौगिक की डेफिनेशन देनी है तो इस वर्ड को ध्यान में रखना है कि निश्चित अनुपात में किसका? तत्वों का संयोजन होगा, तब आप उसे क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लियर? अब इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग तत्व जो है वो क्या होते हैं? एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होने से यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। अब इसके गुण भी होते हैं। जैसे एक निश्चित अनुपात हो गया, इसका गुण क्या हो गया? यौगिक के गुण कौन कौन सा हो गया? निश्चित अनुपात। पहला गुण कौन सा हो गया? निश्चित अनुपात। ठीक है? मैंने शुरुआत में बोला कि जुड़ने वाले या संयुक्त होने वाले जो तत्व है उनका अनुपात निश्चित होगा। उनका अनुपात क्या होगा? निश्चित होगा। दूसरा इसका होगा समांगता। दूसरा इसका गुण कैसा हो गया? याद रखने वाली है, समांगता। समांगता का मतलब होमोजिनिटी होगी। इसके अंदर जुड़ने वाले जो तत्व होंगे उनकी फेज यानी अवस्थाएं अलग अलग नहीं होगी, एक समान होगी। पानी के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि इधर ऑक्सीजन जा रही है उधर हाइड्रोजन जा रही है, ऐसा नहीं दिखेगा आपको। आपको क्या दिखेगा? आपको एक रूप दिखेगा। क्या दिखेगा? पानी हमेशा ही कैसा दिखता है आपको? एक रूप और ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। इसके अलावा इसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इसमें ऊर्जा परिवर्तन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऊर्जा का परिवर्तन भी होता है, पृथक्करण भी इसका हो सकता है, और इसके रासायनिक
बंधन भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, तीसरा जो गुण है वो क्या है, रासायनिक बंध भी होते हैं, क्या या बंधन कहते हैं आप लोग, इसमें रासायनिक बंध भी होते हैं। और चौथा जो है वो क्या है, ऊर्जा परिवर्तन। परिवर्तन, बात को समझिएगा आप लोग, मैंने आपको 4 स्पेसिफिक कैरेक्टर बताए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा। यौगिक के गुण होते हैं 3 दे देंगे, इनमें से निश्चित अनुपात, समांगिता, रासायनिक बंधन, कोई चौथा कुछ अलग उठा के दे देंगे या उपरोक्त सभी दे देंगे। ठीक है, मैच करना हो सकता है, किसी तरीके से ये क्वेश्चंस आप आ सकता है। आगे बात समझ में, तो यहां पर मैंने आपको डिफाइन करवाया कि यौगिक क्या होता है। बहुत अच्छे से आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, कंपटीशन आप दे रहे हैं, देते आए हैं, आगे भी आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स देंगे, बहुत सारी बुक्स आपने पढ़ी होंगी अलग अलग। एक सिंपल परिभाषा में आपको बता रहा हूं कि यौगिक जब 2 या अधिक तत्व क्या होंगे, एक निश्चित अनुपात में, 1 से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में आपस में जुड़ जाएंगे तब आप उसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यौगिक क्या होता है या यौगिक किसे कहते हैं। अब देखिए एक रूप और देखते हैं। यौगिक आपने समझ लिया, आपने शाम को दूध पिया कि नहीं पिया, कमेंट में लिख के बताना मुझे, दूध पीते हो नहीं पीते हो शाम को। चलिए, दूध पिया, अब वो क्या शुद्ध है, दूध क्या शुद्ध है, क्या शुद्ध है, तो कैसे शुद्ध है, या अशुद्ध है तो कैसे अशुद्ध है। दूध शुद्ध है साहब, हमने जो दूध खरीदा था या जो दूध यूटिलाइज किया था उसमें पानी नहीं मिला है इसलिए शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अगर आप देखेंगे तो दूध शुद्ध नहीं है, दूध शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है शुद्ध, समझते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है वो है मिश्रण। क्या है, मिश्रण, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये भी कंपाउंड और ये भी कंपाउंड है, लेकिन दोनों में अंतर है और बड़ा भयानक अंतर है, एक वर्ड का अंतर है। जब क्या होता है कि एक से अधिक, क्या अधिक तत्व अनिश्चित, यहां देखिए आप लोग वर्ड समझिए आप लोग, अनिश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, तो बनने वाला जो पदार्थ होगा वो पदार्थ क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यहां इस शब्द को पढ़िए, इस शब्द ने यहां लिखा कि निश्चित अनुपात में और वहां लिखा हुआ है अनिश्चित अनुपात में। अगर कोई भी तत्व अनिश्चित अनुपात में अगर आप उसमें जुड़ गए तब उसको आप क्या बोलोगे भाई, मिश्रण बोलोगे। जैसे दूध, जैसे क्या, दूध, ठीक है, दूध एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। एक अंतर तो हमें समझ में आ गया कि यौगिक में निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, यहां अनिश्चित अनुपात में जुड़ेंगे, ये अंतर हम दोनों हमको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा बात को, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं कि मिश्रण जो होते हैं वो अशुद्ध होते हैं। क्या होते हैं, मिश्रण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। कारण कि इनके अंदर तत्वों का संयोजन हमेशा निश्चित नहीं होता, और यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। मिश्रण अशुद्ध, यौगिक शुद्ध। दूसरा क्वेश्चन क्लियर, एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ क्लियर करवाया कि ये निश्चित अनुपात में होगा, मिश्रण में अनिश्चित अनुपात में होगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, यौगिक सारे शुद्ध पदार्थ के शुद्धतम रूप हैं और ये मिश्रण जो है वो क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। मिश्रण क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। आपको ये बात क्लियर हो गई क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण जनरली 2 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। अगर हम लोग देखते हैं मिश्रण को, अगर आपको दैनिक जीवन में जहां भी कहीं भी अगर आपको कोई भी मिश्रण मिला हुआ दिखा या मिश्रण मिलेगा, तो सामना करोगे आप मिश्रण से, तो आपको 2 प्रकार के मिश्रण नजर आएंगे। नंबर 1 समांगी, समांगी होमोजीनियस, और नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। क्या कहोगे, विषमांगी मिश्रण। बात को समझना आप लोग, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण वो होते हैं जिस मतलब कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें मिले हुए घटकों की भौतिक अवस्थाएं, क्या, घटकों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, एक समान हो। यानी कि आप भौतिक रूप से उनको क्या नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते, खींच के तोड़ के अलग अलग नहीं कर सकते, या किसी
तो और तरीके से आप अलग नहीं कर सकते। तो यानी भौतिक अवस्थाएं एक समान है, उसको आप क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे, और समांगी मिश्रण में केवल दो ही होते हैं, या तो विलयन होता है, किसी भी पदार्थों का, किसी भी दो अलग अलग यौगिकों का बना हुआ विलयन, या फिर मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं, केवल ये दो ही समांगी मिश्रण होते हैं। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं, जिनमें मिश्रण जिनमें घटकों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, असमान हो। क्या हो, असमान होती है, उसे आप क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, असमान होती है, उसे आप क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। अधिकांश जितने भी है, अधिकतर जितने भी जो मिश्रण मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे क्या होंगे, विषमांगी मिश्रण होंगे। और केवल विलयन, क्या, केवल और केवल विलयन और मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण। केवल और केवल, मैंने दो चीजें बताई, केवल विलयन और मिश्र धातुएं। अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है, आपको सबसे पहला ऑप्शन दे देते हैं कि पीतल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन तेल प्लस पानी। तीसरा ऑप्शन जो हो गया आपके फिटकरी। चौथा ऑप्शन हो गया आपके कोई नहीं, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके, पीतल, तेल और पानी, फिटकरी, और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन, आपसे क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, समांगी मिश्रण कौन सा है, तो आंसर कौन सा होगा, फिटकरी गलत, तेल गलत, पीतल सही, क्योंकि पीतल क्या है, मिश्र धातु है। मैंने अभी क्या बताया आपको, विलयन और मिश्र धातुओं को छोड़कर सभी असमांगी मिश्रण है, ठीक है। बाकी सारे जितने भी आपको दिखते हैं, पीतल मिश्र धातु है, समांगी मिश्रण हो गया, काम खत्म। सर फिटकरी भी तो हो सकता है, फिटकरी कोलाइडल प्रकृति का होता है, जितने भी कोलाइडल विलयन होते हैं में आते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मिश्रण जो है वो क्या होता है, जिसमें एक से अधिक तत्व एक अनिश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं, और अनिश्चित अनुपात में संयुक्त होने से जो पदार्थ बनता है, कंपाउंड बनता है, उसको आप मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण दो प्रकार के हैं, समांगी मिश्रण है, एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण जिसमें भौतिक या घटकों की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती है, उसे आप क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। और विषमांगी मिश्रण आप उसे बोलते हैं जिसमें घटकों की भौतिक अवस्थाएं एक समान नहीं होती। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अगर जो भी मिश्रण आपको है, जो मिश्रण है उनको हम लोग कैसे, उसके घटकों को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो घटकों को पृथक करने की अलग अलग विधियां हैं। इसके पृथक करने की, यानी कि मिश्रण के जो घटक है उनको पृथक करने की जो है अपने पास बहुत सारी विधियां उपलब्ध है, हम अलग अलग विधियों से कर सकते हैं। कई बार इनसे क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि मिश्रण के जो पृथक्करण है, पृथक्करण की विधियां, किसकी विधियां, पृथक्करण की विधियां देखिए कौन कौन सी है। पृथक्करण की विधियां, नंबर 1 रवाकरण, जिसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नंबर 2 आशवन। नंबर 3 प्रभाजी आशवन। नंबर 4 भाप आशवन। नंबर 5 उधर रूपांतरण। और नंबर 6 वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रवाकरण क्या होता है, रवाकरण में क्या करते हैं, कोई भी जो मिश्रण है उस मिश्रण को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और ठंडा करके उसको फ्रीज होने तक, यानी कि उसको क्रिस्टल फॉर्म में आने तक उसका तापमान को क्या करते हैं हम लोग, कम करते हैं, जिससे उसको क्या कर सकते हैं हम लोग जनरली अलग कर ले। जिसको क्या कर ले, जैसे चीनी और नमक का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, रवाकरण की तकनीक काम में लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन हो गया, चीनी प्लस नमक का जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को क्या करने के लिए, पृथक करने के लिए रवाकरण की तकनीक अपनाई
जाती है। आशवन, आशवन का मतलब पता चलता है कि हमको गर्म करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाकर उसको किस में बदलना है, भाप में बदलना है। किस में बदलना है, और भाप में बदलना है। ये उन मिश्रणों में ये तकनीक उपयुक्त की जाती है जिसके घटकों के अंदर जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, उसमें पर्याप्त अंतर होता है। जिसके घटकों में क्या होता है, ये सॉरी घटक क्वथनांक जो है, क्वथनांकों के अंदर क्या होता है, पर्याप्त अंतर होता है। उसके अंदर उन घटकों के लिए आसवन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपके हो गया आशुद्ध जल। आशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर। कौन सा वाटर, डिस्टिल वाटर के लिए हम लोग आसवन तकनीक का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए प्रभाजी आसवन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। यानी कि पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसके घटकों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पेट्रोलियम पदार्थों के घटक को पृथक करने के लिए कौन सी तकनीक का काम में लेते हैं, प्रभाजी आसवन। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ के जितने घटक होते हैं उसके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए प्रभाजी आसवन करवाया जाता है। तो ये बात अच्छे से क्लियर कर लेना कि प्रभाजी आसवन कब करवाया जाएगा, जब घटकों के क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। घटकों के क्वथनांक जो है, क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। क्या होता है, कम अंतर होता है। तब किसका कौन सी तकनीक काम में लोगे आप लोग, प्रभाजी आसवन। भाप आसवनी जो है, कार्बनिक जो मिश्रण है, कार्बनिक मिश्रणों के घटकों को पृथक करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे एथिल एल्कोहल हो गया, ठीक है, कौन सा, एथिल एल्कोहल हो गया, आपके बहुत सारे और जो भी जितने भी हैं उनके अंदर मतलब एथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, वुड स्प्रिट वगैरह जिन जो भी ऑर्गेनिक मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए किसका काम में लेते हैं, ऊर्ध्वपात सॉरी भाप आसवन का। अगला जो टॉपिक है ऊर्ध्वपातन, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना। पहले तो समझते हैं हम लोग कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो बिना किसमें, द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। अगर जब किसी पदार्थ को क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है, कोई भी जो पदार्थ है, क्या किया जाए, पदार्थ को अगर आप लोग गर्म करोगे, क्या करोगे, तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि बीच की जो अवस्था है, कौन सी, द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, तो उस और वापस जब ठंडा करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस में। किसमें, यानी कि अगर किसी ठोस को आपने गर्म किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, बिना द्रव में बदले हुए डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, ठोस में। और उस गैस को वापस जब ठंडा किया तो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, ठोस में। यानी कि द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, तो हम लोग उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और उस पदार्थ को क्या कहोगे, ऊर्ध्वपातज। क्या कहोगे, ऊर्ध्वपातज कहोगे। क्या कहोगे भैया आप लोग, ऊर्ध्वपातज कहोगे। तो ऊर्ध्वपातन की घटना हमको समझ में आ गई। और ऊर्ध्वपातन के द्वारा हमें क्या, किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम लोग किस किस का पृथक्करण कर सकते हैं, कपूर बहुत अच्छा उदाहरण है, नफ्थलीन, ठीक है, एंथ्रासीन, ठीक है, ये जो पदार्थ है इनका ऊर्ध्वपातन के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, पृथक्करण करते हैं। अगला देखिए वर्ण लेखन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम लोग पृथक्करण किसका करते हैं, डाइज जो होती हैं, क्या, या जो कलर होते हैं, जो रंगने वाले जो पदार्थ होते हैं, यानी कि रंगों का क्या करते हैं हम लोग, पृथक्करण करते हैं। ठीक है, जैसे लाल व नीली जो स्याही है, इस स्याही का पृथक्करण करना है तो हम क्या करेंगे, कौन सी तकनीक काम में लेंगे, वर्ण लेखन। ये इसका क्वेश्चन अभी जो इस 2020 में फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि अलग एक मतलब रंगीन डाई के घटकों का एक निश्चित तापमान पर मतलब एक कागज, अधिशोषक कागज के द्वारा पृथक करने की जो तकनीक है वो क्या कहलाती है, तो वो तकनीक क्या कहलाती है बेटा, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इसमें एक कागज काम में लिया जाता है जिसको हम लोग अधिशोषक कागज कहते हैं, एब्जॉर्बेबल पेपर कहते हैं या अधिशोषक कागज कहते हैं। और
या सिलिका की ठोस जो है सतह काम में लेते हैं। या तो क्या लेते हैं, सिलिका की ठोस सतह काम में लेते हैं, या एक अधिशोषक कागज काम में लेते हैं। वर्ण लेखन तकनीक के अंदर अलग अलग प्रकार से हम लोग क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं। वो आप लोग जब साइंस पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको क्रोमेटोग्राफी के ऊपर डिटेल से चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको जनरल साइंस के ऊपर डिस्कशन करवा रहा हूं। तो जनरल साइंस के ऊपर जो डिस्कशन है उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताया कि वर्ण लेखन क्या होता है। वर्ण लेखन में रंगीन जो कलर्स होते हैं या रंगीन डाइज जो होती है, जो रंगने के काम में आती हैं, उन डाइज का पृथक्करण करने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं भाई, क्रोमेटोग्राफी काम में लेते हैं। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत नॉर्मल सी बात है कि कैसे आप लोग मतलब कि जो मिक्सचर है उसके घटकों को पृथक करेंगे। एक तरीका और होता है फिल्ट्रेशन, निस्संदन कहते हैं उसको। तो जनरली क्या करता है, जैसे कि पानी, बारिश का जो पानी होता है, पानी के अंदर जो गलित ठोस पदार्थ होते हैं उनको अलग अलग सतह के ऊपर क्या करना, फिल्टर करना। जैसे पानी जब अंडरग्राउंड वाटर टेबल का पार्ट बनता है तो वो क्या करता है, फिल्टर होकर अंडरग्राउंड टेबल का पार्ट बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरली फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। और इस फिल्ट्रेशन से क्या होता है, मिक्सचर के घटक क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो ये चीज एक नॉर्मल सी बात है, जनरल साइंस के अंदर हम लोग जनरली पढ़ते हैं, जो अपने डेली जीवन में काम में आते हैं। मिश्रण के जो घटक है वो समझ में आपको आए होंगे कि इस प्रकार से इन घटकों को आप पृथक करते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग समांगी मिश्रण के ऊपर। समांगी मिश्रण के अंदर मैंने आपको बताया विलयन और मिश्र धातुएं होती हैं। समांगी मिश्रण का एक प्रकार है विलयन। विलयन क्या होता है, जब आप किसी पदार्थ को तैयार करते हो और अनिश्चित अनुपात में, किसमें, अनिश्चित अनुपात में जब घटकों को आप मिलाते हैं, और वो जनरली कौन सी अवस्था में होते हैं, तरल अवस्था में होते हैं, तो क्या होता है, उसे हम लोग विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन जो है, विलयन क्या होता है, विलयन में क्या होता है कि जब दो या अधिक या एक से अधिक पदार्थों को क्या करते हैं आप लोग, एक से अधिक जो पदार्थ है या तत्व बोल दे, क्या बोल दे, या यौगिक बोल दे, क्या बोल दे आप लोग को, किसमें, अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलाए जाने पर जो पदार्थ बनेगा उसको मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का एक जो रूप है वो क्या है, विलयन है। समांगी मिश्रण का रूप है विलयन के अंदर दो मूलभूत घटक होते हैं। एक घटक तो क्या होता है, विलायक होता है, क्या होता है, और एक घटक क्या होता है, इसका विलय होता है। क्या होता है भाई, विलायक होता है एक घटक, दूसरा क्या होता है, विलय होता है। जनरल बात बोलते हैं कि विलायक वो होता है जो घुलता है, और विलय वो होता है जो क्या होता है, घुलता है। विलय वो होता है जो क्या होता है, घुलता है। समझ में आ गई बात। तो विलायक जो घुलेगा, जो घुलेगा। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा पैराडॉक्स है जिसको हमको समझना है। विलायक वो होता है जो विलयन में अधिक मात्रा में क्या होता है, उपस्थित होता है, उसको आप लोग विलायक कहेंगे। वो क्या होगा, और विलय वो होगा जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है। बात को समझना, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार होने वाला आपका। विलायक वो होता है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, और विलय वो होता है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि हर वीडियो के एंड में मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चंस दूंगा, उनके आंसर्स आपको देने होंगे, और उसके बाद में अगले वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करवाऊंगा, सोल्व भी करवाऊंगा। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करें। हालांकि आप थोड़ा सा लंबा वीडियो बनता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे आपको सीखने को मिलेगा। आप इसके साथ जुड़े रहेंगे कंटिन्यूअस, आपको बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करवाऊंगा। आप डैम श्योर है कि आपका कोई क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। क्लियर। अगला देखिए, आइए टॉपिक पे चलते हैं वापस। तो विलायक आपको समझ में आया कि जो अधिक मात्रा में उपस्थित है उसको आप लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलय कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी लिया, पानी में आपने चीनी घोली, तो चीनी विलय हो गई, और पानी जो है वो क्या हो गया, विलायक हो गया। पानी जो है वो क्या हो गया, विलायक हो गया। तो आपको विलायक और विलय में अंतर समझ लेना है कि विलायक क्या है और विलय क्या है। जनरली जो घुलने वाला होता है वो विलायक होता है, जो घुलने वाला होता है वो विलय होता है। लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा पैराडॉक्स ये है कि जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगा उसको आप क्या कहोगे, विलायक, और जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा उसको आप क्या कहोगे, विलय कहोगे। क्या कहोगे, विलय कहोगे। विलायक, विलयन जो है, विलायक और विलय की प्रकृति के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। इनकी मात्रा के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1,
इसके बाद अगर आप प्रकारों की बात करेंगे तो प्रकारों की अगर अपन बात करते हैं तो विलयन जो होता है, एक तो होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन, एक होता है वास्तविक विलयन, एक होता है निलंबन विलयन, और एक होता है कोलाइडल विलयन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। कितने प्रकार होते हैं? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन और कोलाइडल विलयन। इन 5 विलयनों में ये 2 विलयन कैसे होते हैं? विषमांगी विलयन होते हैं। कैसे विलयन होते हैं भाई? विषमांगी विलयन होते हैं। आगे मेरी बात समझ में है? बाकी सारे के सारे कैसे विलयन हैं? बाकी ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, ये 3 कैसे हैं? समांगी विलयन है। बात को समझो आप लोग, क्वेश्चंस बनेगा यहाँ से। बहुत अच्छा, हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत बातें देखते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमको लगता है कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, जबकि पढ़ा हुआ होता है। क्यों? लेकिन हम लोग उस तरीके से नहीं पढ़ते, बस फर्क यही है, हम ट्रिक्स में चलते हैं और ट्रिक्स कई बार धोखा दे जाती है। बात को समझना। मैंने आपको क्या बताया? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडल विलयन। ये 2 विलयन जो है वो विषमांगी विलयन है, और ये बाकी ऊपर वाले जो तीनों विलयन है वो क्या है? समांगी विलयन है। मैंने शुरुआत में बता दिया था कि समांगी आप किसको बोलेंगे? जहां पर भौतिक अवस्थाएं क्या हो, एक समान होती है, उसे आप समांगी विलयन बोलेंगे। और विषमांगी आप किसको बोलेंगे? जहां पर भौतिक अवस्थाएं क्या हो, असमान हो, तब आप उसको विषमांगी विलयन या मिश्रण कहेंगे। ठीक है। संतृप्त जो विलयन है, वो संतृप्त विलयन क्या होता है? किसी भी तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर, जो तापमान आपको दिया गया है या जिस तापमान पर आपको उसकी संतृप्तता मेजर करनी है या मापनी है, तो किसी भी तापमान के ऊपर जब विलय की अधिकतम मात्रा, किसी भी तापमान पर यानी विलायक के अंदर विलय की अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त या संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। असंतृप्त विलयन आप उसे बोलेंगे जब किसी तापमान पर अगर विलायक के अंदर विलय की मात्रा क्या होती है? कम होती है, तब उसे आप क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन बोलेंगे। वास्तविक विलयन वो होता है, वास्तविक विलयन जिसमें प्रक्षेपण और प्रक्षेपे के अंदर जो विलायक और विलय जो है, या प्रक्षेपण या प्रक्षेपे जो माध्यम है, उनके अंदर आप लोग क्या करते हैं? उसके कणों के जो आकार है उसके अंदर आप अंतर नहीं कर सकते, या उसको नेक्ड आई से या किसी भी सूक्ष्मदर्शी से आप लोग देख नहीं सकते, उसको आप क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन बोलते हैं। निलंबित विलयन और कोलाइडल विलयन, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना भी। निलंबित विलयन जो होता है, इसमें जो विलायक होता है, विलायक प्लस जो विलय है, इसमें विलय जो है पूरी तरीके से विलायक में घुला हुआ नहीं होता। पूरी तरीके से विलायक में क्या होता है? विलय जो है वो घुला हुआ नहीं होता है। आगे मेरी बात समझ में? इसमें जो विलायक के कणों की जो आकार होता है, इसमें विलायक के जो कण होते हैं, इसके जो कणों का आकार होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होता है, जबकि विलय के कणों का जो आकार होता है उसका 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर का होता है। इसको आप लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेक्ड आई से आप लोग इसको इजीली देख सकते हैं। ये होता है निलंबित विलयन या निलंबित विलयन। अब बात आती है कोलाइडल विलयन से। कोलाइडल विलयन में और निलंबन विलयन में अंतर क्या होता है, ये समझना है। ये भी विषमांगी है, निलंबन भी विषमांगी है। इसमें अंतर ये होता है कि इसमें जो विलय कण होते हैं, देखिए आप लोग, जो विलय कण है, विलय कणों का जो आकार है, इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? वास्तविक विलयन से तो क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि बड़ा होगा किससे? वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन के जो कण हैं उनसे तो क्या होगा? बड़ा होगा। और निलंबित जो या निलंबन जो है, निलंबन जो विलयन है उसके कणों से इसका आकार क्या होगा? छोटा होता है। क्या होता है? इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। और जो कोलाइडल विलयन है उसके कणों का, जो विलय के कणों का आकार होता है, लगभग इसके कण का जो आकार होता है 10⁻⁹ मीटर के लगभग, यानी नैनोमीटर के बराबर होता है। इसे आप जनरली नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से इसको इजी देख सकते हैं।
तो इन दोनों में आपको अंतर देखना है। जो विलायक और विलेय के जो कण है उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। होते दोनों के दोनों विषमांगी हैं, होते दोनों के दोनों क्या है, विषमांगी होते हैं। कोलाइडल जो जितने भी कोलाइडली जो विलियंस बनते हैं उनके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। जैसे कि कोलाइडली विलियन जो है उसके जो कणों की एक टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। कोलाइडली विलियन के जो गुण हैं, गुणों की अगर आप बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इसके कोलाइडली विलियन के जो गुण हैं इनकी अगर आप बात करेंगे तो इसके गुणों की एक विशिष्ट बात है। मैं आप इनको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ और कोलाइडली विलियन पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। पहला देखिए आप लोग, कोलाइडली विलियन का जो कैरेक्टर्स है उसके क्या क्या गुण है कोलाइडली विलियन के। कोलाइडली विलियन की अगर आप बात करेंगे, कोलाइडल विलियन के गुणों की अगर आप बात करें तो नंबर 1 इसके गुणों की अगर आप बात करें तो इसका पहला गुण क्या है, ब्राउनी गति। इसके कणों में क्या पाई जाती है, ब्राउनी गति होती है। इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि इसके जो कण है वो टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे। कैसी गति करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे, आपस में टकराएंगे, आपस में टकराते हुए गति करेंगे, यानी कि ऐसी जिगजैग मूवमेंट करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन गति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। दूसरा जो इसका वो है स्कंदन। दूसरा जो गुण है इसका वो क्या है, स्कंदन। स्कंदन का मतलब जो कि कोलाइडल जो विलियन होता है उसके अंदर जो निलंबित पदार्थ होते हैं या विलेय होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, बॉटम पर सेटल्ड हो जाते हैं, सेटल्ड होते रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं, जमते रहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब आप किसी भी कोलाइडली विलियन से लाइट को गुजारेंगे तो ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, प्रक्षेपित या बिखेर देते हैं। दूसरी तरफ क्या हो जाती है, ये प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो कोलाइडली जो विलियन है उसके 3 इंपॉर्टेंट गुण है। पहला गुण कौन सा है, ब्राउनियन गति करते हैं, दूसरा स्कंदन होता है, तीसरा कौन सा होता है, टिंडल प्रभाव। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलाइडली निम्न में से कोलाइडली जो विलियन है या पदार्थ का गुण होगा, वहां ऑप्शन आएगा टिंडल प्रभाव, स्कंदन और ब्राउनी गति, तीनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर होगा वहां पर। और आपका ये क्वेश्चन अब करेक्ट हो जाना चाहिए कि कोलाइडली जो पदार्थ होते हैं उसके 3 गुण होते हैं, एक तो ब्राउनियन मूवमेंट, दूसरा कौन सा होता है, स्कंदन कोग्लुशंस, और तीसरा होता है टिंडल इफेक्ट, तीसरा टिंडल प्रभाव कहलाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया कि कोलाइडली विलियन जो है उसके कौन कौन से गुण है। अगला जो है कोलाइडली विलियन जो है, जब भी कोलाइडली विलियन बनेगा तो उसमें 2 माध्यम होगा, एक तो प्रक्षेपण माध्यम होगा और दूसरा होगा प्रक्षेप्य माध्यम। प्रक्षेपण माध्यम तो होता है जनरली विलायक, और प्रक्षेप्य माध्यम जो होता है वो क्या होता है, विलेय होता है। प्रक्षेप्य माध्यम जो होता है वो क्या होता है, विलेय होता है। कोलाइडली जो विलियन है, कोलाइडल विलियन की अगर आप बात करेंगे, कोलाइडल जो विलियन है उसमें 2 माध्यम होंगे। मैंने अभी आपसे चर्चा की, इसके 2 माध्यम होंगे, एक तो होगा प्रक्षेपण माध्यम, एक होगा परिक्षेप्य माध्यम। ठीक है, और इन दोनों के मिलने से जो विलियन बनेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको आप लोग क्या कहोगे, और उसका एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन से आए हुए हैं आपके हर एग्जाम में, इसके क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं। रीट, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, पटवार, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। जैसे प्रक्षेप्य माध्यम और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर जो कोलाइडली विलियन है वो कई प्रकार का बनता है। जैसे कि कोलाइडली विलियन का जो अवस्थाएं होती है, जैसे सॉल अवस्था, जेल अवस्था और पायस, ये कोलाइडल विलियन की अवस्थाएं होती है, सॉल, जेल और पायस। जब ठोस के साथ द्रव मिलता है तब सॉल बनता है, जब ठोस के साथ क्या बनता है, द्रव मिलता है, तब कौन सी अवस्था बनती है, सोल अवस्था बनती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल अवस्था कहते हैं। या द्रव के साथ, एल्कोहल के साथ या किसी के और के साथ अगर कोई अन्य पदार्थ मिला है तो उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, हाइड्रोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर के साथ मिला तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे। क्या कहेंगे, पायस क्या होता है, जब द्रव और द्रव आपस में मिल जाता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। क्या कहते हैं, पायस
कहते हैं। आपको समझ में आ गया। और सॉलिड के साथ जब लिक्विड मिल जाता है, सॉलिड के साथ क्या मिलता है, जब लिक्विड मिलता है तब उसे क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। यानी कि सोल कब बनेगा, जब लिक्विड के साथ सॉलिड बन मिलेगा, तब उसको कौन सी अवस्था कहेंगे आप लोग, सॉल अवस्था कहेंगे। और सॉलिड के साथ जब लिक्विड अवस्था मिलेगी, द्रव अवस्था मिलेगी, तब उसे बनेगा, तब उसे आप लोग क्या बोलोगे, पायश बोलोगे। तो 3 जनरल अवस्थाएं होती है कोलाइडल विलयन की, सॉल, जेल और पायश अवस्था। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा है, कई बार ये क्वेश्चंस आया, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। सॉल अवस्था कब बनेगी, जब लिक्विड के साथ सॉलिड बनेगा तब सॉल अवस्था। जेल अवस्था जब सॉलिड के साथ लिक्विड मिलेगा तब उसे जेल फेज कहेंगे। और पायश क्या होगा, जब किसके साथ, लिक्विड के साथ लिक्विड अवस्था मिलेगी तब उसे आप क्या कहोगे, पायश अवस्था कहोगे। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए सॉलिड के साथ क्या बना, सॉलिड के मिलने से क्या बना, एक जो मिला उसको हम लोग ठोस सॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, विलयन का प्रकार क्या हो जाएगा, ठोस सॉल, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, मिश्र धातुएं या रंगीन कांच। जितने भी जो स्टोन होते हैं, प्रीशियस स्टोन आपके दिखते हैं, रंगीन कांच जो है वो भी क्या है, कोलाइडली जो विलयन है या उसका कोलाइडली पदार्थ का एक उदाहरण है। वो किसके मिलने से, प्रक्षेपण माध्यम उसका क्या होगा, सॉलिड है। प्रक्षेप्य माध्यम भी क्या है, सॉलिड है। अगला देखिए, सॉलिड के साथ जब लिक्विड बनेगा तब उसको आप क्या बोलोगे, जेल कहोगे। क्या कहोगे, जेल अवस्था। जेल अवस्था आ जाएगी कोलाइडली विलयन की। इसका जो एग्जांपल है पनीर और मक्खन, पनीर व मक्खन इसके एग्जांपल है। तो सॉलिड के साथ जब लिक्विड बना तो कौन सी अवस्था आई, जेल अवस्था आई। और उसका एग्जांपल क्या है, पनीर और मक्खन है। इसका जो अगला एग्जांपल आप देखिए, जब सॉलिड के साथ क्या बनता है, गैस। सॉलिड के साथ क्या मिल जाए, गैस मिल जाती है, तब उसको क्या कहते हैं, ठोस जेल। क्या कहते हैं, ठोस जेल कहते हैं। जैसे झावा पत्थर, रीट 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठोस जेल कहेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है, झावा पत्थर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 50 बार पूछा गया है। और रीट 2013, रीट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। 3rd ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलाइडली विलयन का निम्न में से उदाहरण है। वहां एक ऑप्शन था झावा पत्थर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और आरएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। इसका प्रक्षेप्य माध्यम क्या है, सॉलिड है। प्रक्षेपण माध्यम सॉलिड है, प्रक्षेप्य माध्यम क्या है, गैस है। कैसा है, ठोस जेल है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, झावा पत्थर हो गया। क्या हो गया, झावा पत्थर हो गया। अगला देखिए आप लोग, जब लिक्विड के साथ सॉलिड मिलता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब लिक्विड के साथ क्या बनेगा, सॉलिड मिलेगा, तब उसे आप क्या कहेंगे, सॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल अवस्था कहेंगे। कौन सी अवस्था है, कोलाइडली विलयन की सॉलिड अवस्था। जैसे रबड़ फॉर्म, कौन सा, या रबड़ फॉर्म हो गया, पॉलिस्टीरीन हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, रबड़ फॉर्म। क्लियर, ये सारे के सारे क्या है, सॉलिड और लिक्विड के प्रक्षेपण माध्यम तो कौन सा हो गया, सॉलिड है। प्रक्षेपण माध्यम कौन है, इसका लिक्विड है। प्रक्षेपण माध्यम कौन है, इसका लिक्विड है। अगला देखिए, जब लिक्विड के साथ जब लिक्विड मिलेगा, मैंने अभी शुरुआत में बताया था, लिक्विड के साथ जब लिक्विड बनेगा तब उसको क्या कहेंगे आप लोग, पायश कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पायश, ठीक है। लिक्विड के साथ जब लिक्विड मिलेगा तब उसे आप क्या कहोगे, पायश। और इसका एग्जाम्पल है मिल्क। कौन है, ऑयल और पानी का जो मिश्रण है, इसका एग्जाम्पल कौन है, मिल्क या ऑयल प्लस वाटर का जो एक मिश्रण होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल बताए, कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं यहाँ से रफ करके लिख रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, पॉज करके इनको आप लोग अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। अगला देखिए, लिक्विड के साथ लिक्विड मिलने से क्या बना, पायस बना। क्या बना, पायस अवस्था आई किसकी, कोलाइडली विलयन की। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया क्या, मिल्क बताया। क्या बताया, जब लिक्विड के साथ क्या मिलती है, गैस। लिक्विड प्लस अगर गैस से जुड़ता है तब उसको आप लोग क्या कहते हैं, झाग या फेन कहते हैं। क्या विलयन का प्रकार कैसा हो जाएगा, झाग या फेन कहोगे। क्या कहोगे, जैसे साबुन को पानी के अंदर घोलने से, साबुन को क्या करने से, पानी के अंदर घोलने से जो झाग बनते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग बेटा, उसका प्रक्षेपण माध्यम लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, कौन, साबुन, ठीक है। तो इसको कहेंगे साबुन के झाग का जो उदाहरण है वो किसका है, इसका झाग या फेन का एग्जाम्पल है। अगला जो एग्जाम्पल है वो है गैस के साथ अगर जब सॉलिड मिलता है, जैसे कि धुएं के अंदर, ठीक है, गैस प्लस सॉलिड के मिलने से क्या होगा, एरोसोल बनेगा। क्या बनेगा, ठोस एरोसोल। कैसा एरोसोल, ठोस एरोसोल, ठीक है। ठोस एरोसोल का उदाहरण कौन हो गया, धुआं। धुएं के साथ क्या होता है, धुआं जब उड़ता है तो उसके साथ कार्बनिक
कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे कण भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, डस्ट भी होता है, तो एक ठोस एरोसोल बनाते हैं। उसमें हवा उसका प्रक्षेपण माध्यम हो गया। बाकी जितने भी जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है, फॉग पार्टिकल, वो जो भी है वो सारे के सारे क्या है, वो क्या हो गए, सॉलिड हो गए। तो ठोस एरोसोल बन गया। क्या बन गया? अगला जो इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है, जब गैस के साथ सॉलिड बनता है तो ठोस एरोसोल, और गैस के साथ जो लिक्विड बनता है तब उसको क्या बोलते हैं, द्रव एरोसोल। इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। गैस के साथ जब क्या मिले, लिक्विड, यानी प्रक्षेपण माध्यम कौन सा, गैस, प्रक्षेपण माध्यम कौन सा, लिक्विड होता है, तब क्या बनता है, द्रव एरोसोल बनता है। क्या बनता है? द्रव एरोसोल बनता है। ठीक है। और द्रव एरोसोल का एग्जाम्पल कौन हो गया, कोहरा। कौन एग्जाम्पल हो गया, कोहरा। ठीक है। धुंध जिसको आप लोग कहते हैं, ये कोलाइडली पदार्थ के क्या हैं, उदाहरण हैं। ये मैंने आपको प्रक्षेपण माध्यम बताया, इधर प्रक्षेप्य माध्यम बताया, और इधर जो बनने वाला जो विलयन है, कोलाइडल विलयन, उसका मैंने प्रकार बताया। क्या बताया? और अब सबसे लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, वो है कोलाइडली विलयन के उपयोग। कहाँ कहाँ हम लोग कोलाइडली विलयन का उपयोग करते हैं? देखो, कोलाइडली विलयन का सबसे पहला जो उपयोग है वो है खाद्य पदार्थों में। आपके दैनिक जीवन की बात चल रही है, खाद्य पदार्थ अगर कोलाइडली होंगे तो उनका डाइजेशन इजी होगा। डाइजेशन क्या होगा, इजी होगा। अगर मान लीजिए कोलाइडली नहीं होते तो हो सकता है वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में क्या हो गए होंगे, चिपक गए होंगे, और उनका डाइजेशन नहीं हो सकता। तो कोलाइडली पदार्थ के अगर आप उपयोग की बात करें तो उपयोग के अंदर सबसे पहला उपयोग है खाद्य पदार्थ के रूप में। किसके रूप में लेते हैं आप लोग, क्यों लेते हैं? ताकि वो क्या हो जाए, डाइजेस्ट इजी हो जाए। दूसरा उपयोग है जल शोधन में। दूसरा उपयोग क्या हो गया, जल शोधन में। आपने देखा होगा पानी को साफ करने के लिए जनरली हम लोग क्या काम में लेते हैं, फिटकरी काम में लेते हैं। तो जल शोधन में भी इसका यूज होता है। किसका यूज होता है? अगला देखिए आप लोग, धुएं से जो ठोस है उनको क्या करने में, जो गुलित, जो प्रक्षेपित जो ठोस कण है उनको सेपरेट करने में, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं उनके ऊपर एक फिल्टर लगे होते हैं, एरोस्टेट लगे होते हैं। वो क्या करते हैं कि उनसे आने वाला जो धुआं होता है उनको सेपरेट कर देते हैं। तो कोलाइडली विलयन को किसमें, धुएं से ठोस कणों को अलग करने में, धुएं से ठोस कणों को अलग करने के लिए, क्या करने के लिए, अलग करने में भी इसका उपयोग होता है। अगला इसका यूटिलाइज देखिए, कपड़ों को साफ करने में, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा इसका उपयोग क्या है, कपड़ों को साफ करने में। और पांचवा जो उपयोग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम वर्षा में। कृत्रिम जो वर्षा करवाई जाती है वहां पर कोलाइडली विलयन का ही उपयोग किया जाता है। कोलाइडली विलयन वाले सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और छठा जो है वो इसका कहाँ यूटिलाइज होता है, देखिए आप लोग, डेल्टा निर्माण में। ठीक है। ये आज का मैंने आपको टॉपिक बताया, इसके उपयोग बताया अभी लास्ट में, खाद्य पदार्थ में, जल शोधन में, धुएं से ठोस कणों को अलग करने में, कपड़ों को साफ करने में, और कृत्रिम वर्षा और डेल्टा के निर्माण में ये उपयोग में आते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कल एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। नया टॉपिक जो भी होगा वो कल डिस्कस करेंगे। आप इस टॉपिक को देखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।